नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, रघुवंश महाकाव्य की इस श्रृंखला में आज ये हमारा 7वां दिन है। हमने 28 श्लोक अब तक पढ़ लिए हैं। हम देख रहे हैं कि राजा ने 21 दिन का अपना शेड्यूल पूरा किया। 21 दिन तक निरंतर नंदिनी गौ की सेवा की और 22वें दिन नंदिनी गौ ने अपने पीछे चलने वाले इस अनुचर यानी राजा दिलीप की परीक्षा लेने के लिए एक प्रपंच रचा, एक माया रची कि वो इसकी परीक्षा लेना चाहती है कि क्या सच में विधि के साथ श्रद्धा भी उपस्थित है या नहीं। तो हम देखते हैं अचानक एक क्षण के लिए राजा की दृष्टि चूकी, हिमालय की किसी सुंदर सी गुफा पर दृष्टि गई। एक क्षण की चूक हुई और राजा देखता है कि नंदिनी पर सिंह ने हमला कर दिया। नंदिनी एक गुफा में घुस गई थी और उस पर सिंह ने हमला कर दिया था। उसके आक्रंदन ने, उसके चीखने की आवाज़ ने राजा के नेत्रों को नगेंद्र सक्ताम दृष्टिम, नगेंद्र यानी पर्वतराज हिमालय पर लगी हुई दृष्टि को रश्मिष्विवादाय, रश्मि के समान, लगाम के समान खींच करके और लौटा लिया। यानी राजा ने अचानक देखा कि नंदिनी क्यों शोर कर रही है। अगला श्लोक हम देखते हैं। यहाँ रश्मिषु आदाय एवं में उत्प्रेक्षण से उत्प्रेक्षा अलंकार आपने देखा। अगला श्लोक है 29 नंबर का, देखें। सपाटलायाम गवितस्थिवांसम धनुर्धरः केसरिणं ददर्श अधित्यकायामिव धातुमय्याम लोध्रद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, विशेष तौर पर उनकी ख्याति है और उपमा देने का कोई भी मौका वो चूकते नहीं हैं। बहुत सुंदर उपमा अलंकार है इसमें। गाय है पाटल वर्ण की, पाटल वर्ण अर्थात श्वेत रक्त, श्वेत में लालिमा मिली हुई सी, श्वेत रक्त वर्ण की गाय है। पाटलायाम गवि तस्थिवांसम स्थिरम, तस्थिवांस जो है स्थित को कहते हैं। तिष्ठते लिट लकारे क्वसुर आदेश, तिष्ठ धातु के लट लकार में, लिट लकार में क्वसुर आदेश हो जाता है, क्वसु आदेश हो जाता है, तो तस्थिवांस बनता है। स पाटलायाम गवि तस्थिवांसम, उस पाटल गवि यानी गौ पर तस्थिवांसम स्थितम धनुर्धरः केसरिणम ददर्श, उस धनुर्धर ने उस केसरी को देखा। केसरी वैसे भी सिंह को कहा जाता है और केसरिया रंग का होता भी है वो। तो उस धनुर्धर ने, कालिदास याद दिलाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को कि राजा के हाथ में धनुष भी है। धनुर्धरः, राजा का यह विशेषण यहाँ धनुर्धर विशेष रूप से प्रयुक्त करते हैं क्योंकि अगले ही श्लोक में वो धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए प्रत्यंचा से बाण निकालना चाहेगा। उस धनुर्धर ने उस केसरी को देखा। कैसा दिख रहा था? अधित्यकायाम इव धातुमय्याम लोध्रद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम, जो अधित्यकायाम इव धातुमय्याम, धातु कहते हैं गैरिक धातु, गेरुआ, गेरुए की मानो अधित्यका है, गुफा है, उसमें मानो लोध्र का वृक्ष, सानुमतः यानी पर्वत, पर्वत की गुफा है। सानुमतः अधित्यकायाम, पर्वत की गुफा में प्रफुल्लम लोध्रद्रुमम इव ददर्श,
खिला हुआ मानो लोध्र का वृक्ष है। सिंह तो हो गया पर्वत की गुफा, गैरिक गुफा, गैरिक वर्ण का, गैरिक रंग का सिंह होता है। और पाटल वर्ण की गौ जो है वह लोध्र वृक्ष हो गई, मानो खिला हुआ लोध्र का वृक्ष हो गैरिक गुफा में। इस श्लोक का और कोई विशेष साहित्यिक महत्व नहीं है सिवाय कालिदास की उपमा के। अगला श्लोक देखें। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरम शरण्यः जाताभिषंगो नृपतिर्निषंगात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारि। मृगेन्द्रगामी प्रसभोद्धृतारि शरण्यः, ये 3 राजा के विशेषण हैं। राजा मृगेंद्रगामी है, मृगेंद्र के तुल्य गति वाला है। मृगेंद्र यानी शेर। एक तरफ तो मृगेंद्र है और एक तरफ मृगेंद्र के सी गति वाला है। मृगेंद्र की गति आपने देखी, एक क्षण राजा चूका और मृगेंद्र ने गौ पर हमला कर दिया। लेकिन उसी एक क्षण में, अगले ही क्षण में राजा भी धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए उद्यत होता है, किंतु आगे क्या होता है हम अगले श्लोक में देखेंगे। यानी उसी तेजी से, उसी फुर्ती के साथ उस मृगेंद्रगामी ने, उस शरण्य ने, जो शरण में आए हुओं की रक्षा करता है, जब शरण में आए हुए किसी की भी रक्षा करता है तो ये गौ तो पूरी तरह उसकी शरण में है, उसकी कस्टडी में है, उसका कस्टोडियन है, उसकी सुरक्षा में वो पूरी तरह जिम्मेदार है। और जिसने प्रसभोद्धृतारि, जिसने प्रसभ यानी बलपूर्वक, प्रसभम हठात उद्धृता नष्टीकृता अरयः शत्रवो ये न तथा भूता, जिसने अपने शत्रुओं को बलपूर्वक उखाड़ फेंका था, जिसने अपने शत्रुओं का बलपूर्वक उच्छेदन कर दिया था, ऐसा वह राजा वध्यस्य मृगेंद्रस्य वधाय, उस वध के योग्य मृगेंद्र यानी सिंह के वध के लिए, ऐसे किसी को नहीं मारेगा। आज राजा दयालु है लेकिन रक्षा करने के लिए तो मारेगा। जो वध्य जीव हैं, जो जंगल राज चलाना चाहते हैं, उनको तो मारेगा। रक्षा करने वाला अगर बहुत ही सीधा हो जाए तो सम्राट अशोक का सा हाल होता है, सेना उसके बाद बेकार हो गई कहते हैं। तो जो वध्य जीव हैं उनका तो वध किया ही जाना चाहिए। तो उस वध के योग्य मृगेंद्र के लिए जाताभिषंगः सन, राजा ने अपमान, पराभव महसूस किया। राजा ने महसूस किया मानो वह पराजित सा हो गया, उसकी सुरक्षा में रहते हुए भी गौ पर सिंह का हमला हो गया। तो इससे उसने पराभव सा महसूस करता हुआ नृपति ही, वह राजा, निशंगात उद्धर्तुम ऐच्छत। किम उद्धर्तुम ऐच्छत? शरम उद्धर्तुम ऐच्छत। निशंग से, अपने तर्कश से बाण को उद्धर्तुम खींचने की इच्छा करने लगा, खींचने की कोशिश करी। और होता क्या है, खींचने की कोशिश बेकार जाती है। वामे तरह तस्य करह प्रहर्तुम नख प्रभाभूषित कंक पत्रे सक्तांगुलिः सायक पुंख एव चित्रार्पितारंभ इवावतस्थे। वामे तरह तस्य करह प्रहर्तुर नख प्रभाभूषित कंक पत्रे, उसका जो वामेतर तस्य करह, उसका जो वाम से इतर जो कर था, वाम से इतर कर यानी दक्षिण कर, दाहिना हाथ, प्रहर्तुः प्रहार करने को उद्यत, यानी वह राजा जो सिंह पर प्रहार करने को उद्यत था, उसके वाम से इतर कर यानी दक्षिण कर, दक्षिण हाथ की नख प्रभाभूषित कंक पत्रे,
सक्तांगुलि सायक पुंख एव, उसकी उंगलियां, उस हाथ की उंगलियां सायक पुंख एव, सायक यानी बाण के पंख पर ही, बाण की पूंछ पर ही, कंक पत्रे नख प्रभाभूषित, उसके नख की प्रभा से जो सुशोभित कंक पत्र था। कंक पत्र यानी कंक एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जिसके पंखों को बाण में पीछे पूंछ में लगाया जाता है। तो वो जो पूंछ वाला हिस्सा था वही ऊपर होता है और उसी को पकड़ के खींचते हैं। उसने जैसे उस पूंछ वाले हिस्से को यूं करके पकड़ा, दाहिना हाथ राइटिस्ट था, लेफ्टी नहीं था, इतना तो क्लियर हो गया क्योंकि दाहिना हाथ है राजा का। उसकी उंगली जो है सक्तांगुली, सख्त हो गई, चिपक गई, किसमें? उस सायक पुंख एव, उस बाण के पंख पर ही चिपक गई, उस बाण के पंख पर जिसके कंक पत्र उसके दाहिने हाथ की उंगलियों के नाखूनों की प्रभा से सुशोभित थे। राजा है, उसकी उंगलियां, उसके नाखून इतने सुंदर हैं, चित्र सा बन जाता है। यहाँ ड्राइंग वालों को सब्जेक्ट देते हैं कालिदास और लिखते भी हैं चित्रार्पितारंभ इवावतस्थे, चित्र में लिखित बाण निकालने के उद्योग में लिखे हुए, लगे हुए। चित्रे आलेख्ये अर्पितः चित्रतः आरंभः बाण निष्कासनस्य प्रारंभः इव, मानो चित्र सा बन गया हो कि वो बाण निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाण निकालने की कोशिश करते हुए का चित्र बन गया। राजा बाण निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राजा के दाहिने हाथ की उंगलियां बाण के पंख पर जो कंक पत्र लगा हुआ है, कंक नामक पक्षी का जो पंख लगा हुआ है बाण की पूंछ पर, उस पर राजा के दाहिने हाथ की उंगलियों के नाखून की कांति सुशोभित हो रही है। और ये सब कुछ ऐसा लग रहा है मानो राजा का चित्र बना दिया गया, स्टैग्नेंट हो गया, स्थिर हो गया, उंगलियां चिपक कर रह गईं। सरप्राइजिंग है। जब उंगलियां चिपक गई तो राजा क्या करता है? बहुत सुंदर उपमा दी है। यह अगत्यात्मकता की सटीक उपमा है। गत्यात्मकता की उपमा और ये अगत्यात्मकता की उपमा है। इसमें उत्प्रेक्षा भी है, देख लें आप। चित्रार्पितारंभ इव, इव में उत्प्रेक्षा है। अगला श्लोक देखें। बाहु प्रतिष्ठंभ विवृद्ध मन्युर अभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिरदह्यतान्तो भोगी व मंत्रौषधिरुद्ध वीर्यः। भोगी अर्थात सर्प। राजा की उंगलियां चिपक गईं, उसके बाद क्या होता है? राजा के चेहरे पर कैमरा आता है। बाहु प्रतिष्ठंभ विवृद्ध मन्युर, विवृद्ध मन्यु, बाहु के प्रतिष्ठंभ यानी चिपक जाने से, विवृद्ध यानी बढ़ गया है जिसका, मन्यु यानी क्रोध, वह राजा अभ्यर्णम आगस्कृत अस्पृशद्भिः, समीप, अभ्यर्ण यानी समीप, आगस्कृत यानी अपराधी, आग कहते हैं अपराध को, आगस्कृत यानी आग जिसने किया है अर्थात अपराधी, उसको अस्पृशद्भिः, उसका स्पर्श भी न कर सके, बाण का ही स्पर्श कर पाए थे और उंगलियां चिपक गई। उस अपराधी को जो समीप ही मौजूद है, राजा ने अपने शत्रुओं को बलपूर्वक उखाड़ फेंका था, जा करके उनके किले में घुसकर मारा था। आज अपराधी उनके समीप, उनके सामने ही खड़ा है और उसको वो मारना तो छोड़िए, छू तक नहीं पा रहे हैं। समीप अभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशद्भिः, समीप में, अभ्यर्ण यानी समीप में, आगस्कृत यानी अपराधी के को अस्पृशद्भिः न स्पर्श कर पाते हुए, बाहु को चिपक जाने से, भुजाओं के चिपक जाने से उनका क्रोध बढ़ गया, क्योंकि समीप ही अपराधी है और उसको वो मारना तो छोड़िए स्पर्श भी नहीं कर पा रहे थे। राजा स्वतेजोभिरदह्यतान्त भोगी व मंत्र औषधिरुद्ध वीर्य, राजा अपने ही तेज से
अंतरतम में जलने लगा, क्रोध में फुफकारने लगा, गुस्से में फुफकार रहा है, भीतर ही भीतर जलने लगा। इतनी मजाल मेरे सामने किसी की कि गौ पर हमला करे, उस गौ पर जो मनु वंश के केतु राजा दिलीप की सुरक्षा में है, पूरे राज्य की रक्षा करने वाला, पूरी पृथ्वी की रक्षा करने वाला वो राजा जो आज इस गौ की, जिसको उसने पृथ्वी के तुल्य समझ लिया है, उस गौ की माता जिस तरह बछड़े की अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, इस फीलिंग, इस भावना के साथ सुरक्षा कर रहा है। और एक जरा सी चूक क्या हुई, एक सिंह ने हमला कर दिया। इतनी मजाल, वो क्रोध के मारे भीतर ही भीतर ऐसे जलने लगा। कालिदास उपमा देते हैं, मानो भोगी व मंत्र औषधि रुद्ध वीर्य, मानो कोई भोगी अर्थात सर्प हो, जिसके वीर यानी पराक्रम को मंत्र और औषधियों के माध्यम से रुद्ध कर दिया गया है, रोक दिया गया है। किसी ऐसे सर्प की भांति राजा भीतर ही भीतर उबलने लगा, फुफकारने लगा, जैसे किसी सर्प को जड़ी बूटियों और मंत्र से वश में कर लिया गया है कि वो काट तो नहीं सकता लेकिन फुफकारेगा। तो आज राजा गुस्से के मारे फुफकार रहा है। बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि जब उंगलियां चिपक गई और वो फुफकारता है, उसके बाद शेर की असली कहानी शुरू होती है बच्चों। अब शेर मनुष्य की वाणी में बोलेगा, और उस जमाने में मनुष्य की वाणी संस्कृत हुआ करती थी। लोग पूछते हैं ना, संस्कृत कभी लोक भाषा थी? अरे मनुष्य तो छोड़िए, सिंह भी बोलते थे संस्कृत। देखिएगा अगले चैप्टर में, हमारे अगले व्याख्यान में। बच्चों, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक समय से पहुँचें और आप सूचित हों और आप इनके व्यूज़ देखें। और जब भी आपको कोई बात लगे, कोई जिज्ञासा हो, हम और आप आमने सामने नहीं हैं तो क्या हुआ, आप अपनी बात लिखें, यूट्यूब पर कमेंट्स में लिखें, या आपको ग्रुप में जोड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी बात आप लिखें और आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी कोविड-19 के दौर में जो 20 तक चला आया, हमारी कोशिश ये है कि आप बच्चों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप इस देश की भावी पीढ़ी के कर्णधार हैं, इस देश का भविष्य आपके कंधों पर है, इसलिए आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। इसी कोशिश के तहत हम ये सब कर रहे हैं और इसमें आपका सहयोग यही है कि आप इन वीडियोस को देखें, अपनी कमेंट्स लिखें, जिज्ञासा करें, और आप जो भी हो व्हाट्सएप पर लिखें। हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।